नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्य हिंदी एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं, आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि बड़ी संख्या में संभव हो सके तो आप हमारे वीडियोस को सर्कुलेट करें, डिस्ट्रीब्यूट करें और शेयर करें। हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी और पत्रकारिता के लिए आपका बड़ा योगदान ऐसे समय में जबकि ईमानदार पत्रकारिता करना मुश्किल काम होता जा रहा है। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। आज दरअसल हम बातचीत करना चाहते हैं ईरान इजराइल जंग के ऊपर। हमारे दर्शक अच्छी तरीके से जानते हैं और हम लगातार मिडिल ईस्ट के अंदर जो क्राइसिस चल रही है उसके ऊपर आपको वीडियोस दिखा रहे हैं, साथ ही साथ डिस्कशन भी कर रहे हैं और लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मध्य पूर्व एशिया में हो क्या रहा है 7 अक्टूबर 2023 के घटनाक्रम के बाद से। आपको याद होगा 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल के ऊपर लगभग 185 मिसाइलें मारी थी और उसके बाद लगातार ये उम्मीद की जा रही थी, आशंका जताई जा रही थी, संभावना हो रही थी कि इजराइल इसका जवाब देगा। और सब इस आशंका में थे कि इजराइल किस तरीके से जवाब देता है और क्या ऐसा तो नहीं कि इस जवाब के बाद स्थिति इतनी भयानक हो जाए कि फिर पूरा का पूरा मध्य पूर्व एशिया और पूरी दुनिया उसकी चपेट में आ जाए। अब इजराइल ने देर रात ईरान के ऊपर हमले किए हैं और न केवल हमला किया है बल्कि ईरान के 3 इलाकों में तेहरान, इलाम और कजाकिस्तान में विस्फोट की आवाजें सुनाई पड़ी हैं। इजराइल ने हमला करने के पहले अमेरिका को जानकारी दी है। इस तरीके की जानकारी हमारे पास उपलब्ध है। यह भी कहा जा रहा है कि इजराइल ने ईरान, सीरिया और इराक में तकरीबन 200 ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। इन हमलों में अभी बड़े पैमाने पर जान माल की हानि की खबर नहीं मिल पाई है, ना ही इस बारे में कोई जानकारी है, लेकिन ईरान और इजराइल दोनों ने इस बात की पुष्टि की है कि दरअसल हमले हुए हैं और ईरान ने यह कहा है कि इसका मुकम्मल जवाब दिया जाएगा, यानी प्रोपोर्शनेट तरीके से प्रोपोर्शनेट रिएक्शन होगा उसका। इजराइल का दरअसल ये कहना है कि उसने ईरान के सैनिक ठिकानों पर हमले किए हैं। जो आशंका ये जताई जा रही थी कि दरअसल इजराइल ईरान के न्यूक्लियर जो इंस्टॉलेशन है उनके ऊपर हमले कर सकता है, उनके जो ऑयल इंस्टॉलेशन है उनके ऊपर हमले कर रहा है। कम से कम अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली और इस बारे में भी जानकारी फिलहाल नहीं है कि ईरान पर हमले के बाद से मिडिल ईस्ट में इस वक्त क्या घटनाक्रम और तेजी के साथ बढ़ेगा, क्या युद्ध और भड़केगा। अभी फिलहाल उसके बारे में जानकारी नहीं, लेकिन क्या कुछ हो सकता है इसके बारे में बातचीत करेंगे अतुल अनेजा साहब से, जो दरअसल लंबे समय से तकरीबन 16-17 साल उन्होंने मिडिल ईस्ट में रह के रिपोर्टिंग की है और पूरे इलाके को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारे कार्यक्रमों में आप लगातार उनको देख रहे हैं। अतुल साहब, ये जो ईरान पर जो इजराइल ने हमला किया, तो एक तो सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर, आप उसको किस नजरिए से देख रहे हैं? आशुतोष जी, ऐसा था कि हमला तो होना था। 1 अक्टूबर को जब एक बार ईरान ने अटैक कर दिया तो उसके बाद उसकी रिटेलिएशन करनी थी, नहीं तो बहुत लॉस ऑफ फेस होना था इसराइल का। लेकिन साथ साथ एस्केलेशन कंट्रोल जिसको कहते हैं वो भी करना था कि इतना ना हो कि क्योंकि ईरान ने उस दिन एक डेमोन्स्ट्रेट किया था 1 अक्टूबर को कि अगर सिचुएशन आए तो वो अपनी मिसाइलें इसराइल के किसी भी ठिकाने पे वो हिट कर सकता है। कैपेबिलिटी दिखा दी थी ईरान ने। तो वो बहुत बड़ा मैसेज था कि भाई मोसाद के 1000 फीट के पास भी आपने अपनी मिसाइल जो है वो लैंड करा दी थी। तो एक तरह से ईरान की डेटरेंस उस दिन एस्टैब्लिश हो गई थी 1 अक्टूबर को कि भाई आप अगर रिटेलिएशन करेंगे तो ऐसी रिटेलिएशन नहीं होनी चाहिए कि ईरान फिर पूरे अपनी क्षमता से अटैक करे फिर से इसराइल को। तो पूरा साइकिल एक तरह से उसको मद्देनजर रखना था इसराइल ने। तो अब जो हम देख रहे हैं अभी जो इंडिकेशंस आ रही हैं आशुतोष, वो यही आ रही है कि कोई बहुत बड़ा अटैक नहीं हुआ। मैं तो कहूँगा कि सिंबॉलिक अटैक्स हुए हैं। क्योंकि जैसे आपने कहा कि अगर इसकी एस्केलेशन होनी थी तो वो 2 ठिकानों पे, एक तो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे और दूसरी ऑयल टर्मिनल्स पे, और दोनों, क्योंकि अगर वहां होती तो फिर जो ईरान की तरफ से कार्रवाई भी बहुत बड़ी होनी थी, तो वहां हुई नहीं। और जगहों पे हुई है, अभी जालमाल का हमें ज्यादा उसका पता नहीं है। लेकिन जब आपने बात की प्रोपोर्शनेट रिस्पांस कि ईरान कह रहा है कि प्रोपोर्शनेट रिस्पांस, तो ईरान की तरफ से भी कोई बड़ा बयान नहीं आया है। वो यही है कि हम करेंगे लेकिन प्रोपोर्शनेट करेंगे, मतलब ना भी करें, मतलब समथिंग ऑफ दैट काइंड। तो इस तरह से ये जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की हम बात कर रहे थे कि फैल जाएगा, और मुझे लगता है कि ये एक डाउनटर्न का इंडिकेशन है, वाइंडिंग अप का इंडिकेशन है।
ईरान ने भी किया, इजराइल ने भी किया, दोनों ने है बड़े ही कोमल हाथों से एक तरह से अटैक्स किए हैं। ऐसा क्यों? हाँ जी, ऐसा क्यों आपको दिखा? क्योंकि इजराइल के जो तमाम नेता थे वो तो बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे। आपको एक बिल्कुल। तरीके से नफ्तली ने तो ये भी कहा था कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जब पूरे मिडिल ईस्ट को हम रीशेप कर सकते हैं, डिशेप जो भी डिजाइन कर सकते हैं। वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर थे, वहाँ का जो डिफेंस के लोग थे, वो तो कह रहे थे कि अब मतलब ऐसा हमला होगा कि उसके बाद ईरान भूल जाएगा। तो ये डी-एस्केलेशन क्यों दिखाई पड़ रहा? वो इसके 2-3 कारण हैं। एक तो ईरान ने जो अपनी पावर डेमोन्स्ट्रेट की है 1 अक्टूबर को, नंबर 1। नंबर 2 आशुतोष के एक बहुत इंपॉर्टेंट एक जियोपॉलिटिकल एलिमेंट है जो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आ रहा, वो है रूस और चीन। अब दोनों के लिए एक रेड लाइन है कि ईरान में एक तख्ता ना पलटे, कि वो वहाँ रेजिम चेंज ना हो। उसका एक कारण है, वो 2011 में हमें थोड़ा जाना पड़ेगा, जब गद्दाफी को लिबिया में कर दिया गया था, एक तरह से रेजिम चेंज हुई थी और मार दिया गया था। उसके बाद रूस और चीन ने एक निर्णय लिया इमीडिएटली। उसके बाद जो मुझे याद आ रहा है कि ये था कि भाई अब इसके बाद गद्दाफी के बाद बशार अल असद को ये टॉपल करेंगे सीरिया में, और फिर एक बार सीरिया चला जाता तो फिर ईरान में रेजिम चेंज होगा। वो एक तरह से दोनों रूस और चीन ने जो सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन वो एब्सटेन करते थे नो फ्लाई जोन बनाने की, उन्होंने वीटो करना शुरू किया, क्योंकि इन दोनों देशों ने डिसाइड किया कि अगर सीरिया फॉल करता है तो फिर ईरान एक्सपोज होता है, और ईरान एक्सपोज हो गया तो फिर यूरेशिया एक्सपोज हो गया, फिर रशिया एक्सपोज हो गया, चाइना एक्सपोज हो गया। तो हम 2 डिफेंस लाइंस बनाएंगे। पहली डिफेंस लाइन हम बनाएंगे सीरिया पे और दूसरी बनाएंगे ईरान पे। तो वो इक्वेशन आज तक बरकरार है। सीरिया को बशार अल असद को रशिया की सपोर्ट आई, एयरक्राफ्ट गए वहां पर, नेवल बेसिस बने, सब कुछ हुआ, तो सीरिया नहीं गिरने दिया। उसके बाद ईरान नहीं गिरने दिया। इजराइल को इस बात का पता है कि अगर वो रेजिम चेंज की तरफ जाता है एक बड़े हमले के बाद, जैसे वो दावा कर रहे थे या नफ्ताली कह रहे थे, उनके जो पुराने प्रधानमंत्री हैं, तब रूस और चीन उसमें कूद पड़ना था। उन्होंने रेजिम चेंज को, और ये मैसेज बिल्कुल क्लियरली नेतन्याहू को गया होगा रशिया की तरफ से। उनकी बड़ी एक बहुत डायलॉग चलता है, क्योंकि वो जो रूस से गए थे ये जो जूस, रशियन जूस, एक तरह से जब इजराइल में मिड 80s की बात मैं कर रहा हूँ, वो एक कनेक्शन बना हुआ है रशिया और इजराइल का थ्रू रशियन जूस। तो मैसेजिंग बड़ी क्लियर जाती है रशिया से इजराइल को। तो इजराइल को क्लियरली बता दिया था कि अब आप इससे आगे जो है आपको हमले भी अगर करने हैं तो वो बहुत ही माइन्यूट, कोई मेजर उसमें रेजिम को खतरा नहीं होना चाहिए, और वही हुआ है। और इजराइल इस बात को समझ गया। तो बड़ी बड़ी बातें तो की थी, बट जो ग्लोबल पावर इक्वेशंस की जब रियलिटी चेक हुआ इजराइल ने किया, तो फिर उसके बाद ये निर्णय लिया कि भाई इसके ये कोई हमास नहीं है या कोई निहत्थे लोग नहीं है, ये ईरान है, और ईरान के पीछे बड़ी शक्तियां लग गई हैं। तो एक तरह से जो नई इक्वेशंस बनी है ना इसके दौरान ही, घटनाक्रम के दौरान ही, उसकी वजह से मुझे लगता है कि इजराइल का जो है इतना जो हमें कोट अनकोट रिस्ट्रेंट नजर आया है, वो उसी के कारण है। क्योंकि अगर वो आगे रेजिम चेंज करता तो फिर इन्होंने कूद पड़ना था, फिर वो वर्ल्ड वॉर 3 एक तरह से रूस की तरफ से हमले होने थे, रूस स्पेशली रूस और चाइना की बैकअप से इजराइल के ऊपर। तो इसलिए बाहर रुक गए हैं। दूसरी एक बात हुई है वो अमेरिका की है कि अमेरिका भी इलेक्शन मोड में है। उन्होंने रिस्ट्रेंट किया होगा इजराइल को कि भाई अभी हम इसमें नहीं चल, 5 नवंबर ज्यादा दूर नहीं है अब यहाँ से जब इलेक्शन होनी है, तो होल्ड ऑन, होल्ड योर हॉर्सेस। अभी आपने प्रेसिपिटेट नहीं करनी है सिचुएशन जो वहाँ की इक्वेशंस खराब करें, जो अमेरिका के इंटरनल सिचुएशन चल रही है। तो मुझे लगता है ये 2 फैक्टर्स, एक अमेरिकन फैक्टर और दूसरा जो है वो रशियन फैक्टर जो अंडर रिपोर्टेड है, रशियन चाइनीज फैक्टर, ये दोनों काम किए हैं और मैसेज किया है। बट आपको लगता है कि अमेरिका का दबाव कुछ काम किया होगा? क्योंकि पिछले दिनों तो लगातार ये देखने में आ रहा है कि अमेरिका दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अमेरिका का दबाव इजराइल पर उतना काम नहीं करता। एंटनी ब्लिंकन हमारे ख्याल से अमेरिका के पहले ऐसे विदेश मंत्री होंगे जो शायद विदेश मंत्री, लेकिन उनकी बात इजराइल नहीं सुनता है। वो कम से कम 1 दर्जन बार वो इजराइल जा चुके हैं और हर बार जाते हैं और बार बार लगता कुछ हो पाएगा। तो ये अमेरिकन दबाव का ज्यादा असर दिखाई पड़ रहा है या जो जियो पॉलिटिक्स उसका असर ज्यादा दिखाई पड़ रहा है? इंटरेस्टिंग पॉइंट। मैं भी आपसे सहमत हूँ कि अमेरिकन का जो है ना, उसको कहते हैं टेल वैग्स द डॉग, कि भाई इजराइल लॉबी इतनी स्ट्रांग है अमेरिका के अंदर कि हर एक इंस्टीट्यूशन को तो कैप्चर किया हुआ है। आप कांग्रेस से लेके मीडिया ले लीजिए, न्यूयॉर्क टाइम्स ले लीजिए,
सॉफ्ट पावर एरियाज, म्यूजिक वगैरह, हर एक चीज में जो जूस है वो छाए हुए हैं और बहुत संगठित है। तो इसलिए वो कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट या एस्पायरिंग प्रेसिडेंट ये उनको नाराज नहीं कर सकता। तो एक तरह से जो पावर है एक तरह से इजरायली लॉबी की, वो बहुत ज्यादा है। तो मैं आपसे सहमत हूँ कि ब्लिंकन वगैरह लोग बात बहुत करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो अगर हार्ड रियलिटी देखे तो अमेरिका से ज्यादा, जो मैं दूसरी बात जियोपॉलिटिकल बात कर रहा था, रशिया और चाइना वाला फैक्टर, मुझे लगता है कि वो ज्यादा काम किया। और ईरान की अपनी पावर, ईरान ने अपनी कैपेबिलिटी भी दिखाई। तो तीनों को अगर जोड़ें तो अमेरिका, मुझे लगता है कि वो उसका इतना असर नहीं है इन कंपैरिजन टू जो असर रूस और चीन और जो बिगर जियोपॉलिटिक्स की हम जो बात कर रहे थे। ये जो ईरान ने जिस तरीके से प्रोपोर्शनेट रिस्पांस की बात की है, आपको लगता है कि ईरान आने वाले समय में अटैक करेगा इजराइल के ऊपर, या मुझे नहीं लगता कोई तीव्र हमला होगा या इवन सिंबॉलिक भी। आशुतोष, मेरे को लगता है कि ये वाइंडिंग अप हो गई है अब। ये जो एक्शन रिएक्शन वाला जो हम देख रहे थे 1 अक्टूबर से, मतलब बहुत पहले से देख रहे थे, वो हानिया की किलिंग के बाद से, उसका साइकिल मेरे को लगता है अब खत्म हो रहा है। ईरान भी कोई ऐसा कोई बड़ा अटैक करने, मुझे नहीं लगता कि करेगा इस टाइम पे इसके ऊपर, इजराइल के ऊपर। क्योंकि अब साथ में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात ये भी हो गई है कि बातचीत का जो डिप्लोमेसी का एलिमेंट थोड़ा आया है, शुरू हो गया ना। जब हिजबुल्लाह से बात करने के लिए एक तरह से इजराइल राजी है, लेकिन अपनी वो पूरी विश लिस्ट दे दी है। बट द फैक्ट इज कि नेगोशिएशंस की बात हिजबुल्लाह से आई है अब। तो मुझे लगता है कि अब ये जाएगा इसी दिशा में, नेगोशिएशंस की तरफ। अब वो आगे कैसे होगा वो हमें वेट करना पड़ेगा यूएस इलेक्शंस का। हर एक ऐसे जो सिचुएशंस आती है आशुतोष, उसमें फिर एक 6 पार्टी 7 पार्टी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जिसमें जो इन्फ्लुएंशियल देश हैं वो है। उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये आ रही है कि पहले एशिया के देश उसमें शामिल नहीं होते थे। जैसे इनकी जो पहले हुई थी ऑस्लो अकॉर्ड्स, ऑस्लो अकॉर्ड्स के गारंटर्स में कोई भी एशियन पावर नहीं आई थी। अब लेकिन अब देखेंगे कि चाइनीज भी आ गए हैं और अब इंडिया भी बोल रहा है कि भाई कोई भी हो, चाहे यूक्रेन का मसला हो, चाहे कोई भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट हो। आफ्टर ऑल पीएम मोदी की मीटिंग हुई थी ईरान के प्रेसिडेंट के साथ, बहुत ही रिसेंटली यहाँ पर हुई है। तो एक तरह से पैर हम भी फंसा रहे हैं इस पूरे नेगोशिएशन स्ट्रेटजी के। पहले अब दरवाजे थोड़े खुल रहे हैं, लोगों ने पोजीशन करना शुरू कर दिया, मतलब कंट्री से पोजीशन करना शुरू हो गया। मुझे लगता है कि ढांचा थोड़ा बदलेगा, जो डिप्लोमेसी आएगी अल्टीमेटली। अभी जल्दी है कहना, मुझे लगता है कि इसका साइकिल 2-3 महीने लगेंगे, वो थोड़ी ब्रॉडन होगी और इसमें और देश भी आएंगे। क्या इसका ये अर्थ भी निकाला जाए कि इजराइल को लगातार इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और फ्रांस जैसे देश जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, मतलब वीटो पावर जिनके पास है, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि इजराइल को जो है वो हथियार देना बंद करना पड़ेगा, और वो लेबनान को बल्कि हथियार देने की बात कर रहे हैं, उनको बड़े पैमाने में सपोर्ट देने की बात करें। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि वो इजराइल के खिलाफ लेबनान को, या वो कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह तक मामला पहुंच जाएगा। तो इंटरनेशनल प्रेशर का अब इजराइल के ऊपर असर कर रहा है, या इजराइल ये समझ रहा है कि जितना उसको बदला लेना था वो अब उसने ले लिया है, अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता मामला? हाँ, देखिए आशुतोष की बात जब तक हमास और हिजबुल्लाह की, तब तक हो गया इजराइल का, लेकिन उसकी क्षमता नहीं है इजराइल की उसके बियॉन्ड ईरान को टेक ऑन करने की। तो एक तरह से इंटरनल रियलाइजेशन भी अपनी लिमिटेशंस की है इजराइल को। उसके पास कुछ इजराइल के पास कुछ स्पेयर कैपेसिटी ट्रूप्स के नहीं है भाई, बूट्स ऑन द ग्राउंड। अगर आपको कोई टेरिटरी कैप्चर करनी है, आपको लोग भेजने पड़ते हैं, वो नहीं है। स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है, बहुत छोटी कंट्री है। एक तरह से रिफाइनरी है जो अटैक हो सकती है अगर ईरान चाहे तो इजराइल को अपनी लिमिटेशंस की एक तो समझ आ गई, बोले जो मर्जी स्टेटमेंट्स जो भी। दूसरी बात मैं समझता हूँ फ्रैगमेंटेशन भी हुई है उसमें। एक तरह से मुझे दिख रही है एक पैलेस्टीनियन लॉबी जो है वो पहले उतनी स्ट्रांग नहीं थी जो अब दिख रही है। खास करके कैंपसेस में हमने देखा शुरू में ही कि अमेरिका की मेजर यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस में प्रो पैलेस्टीनियन बहुत आ गया। आपको थोड़ा एक अवेयरनेस आपको जरूर होगी इसके बारे में कि बहुत सारी फंडिंग जो है ना अमेरिकन यूनिवर्सिटीज वगैरह में, कतर वगैरह ऐसी कंट्री से आती है। तो उसका एक तरह से इन्फ्लुएंस बढ़ा है। जो एक पैलेस्टीनियन लॉबी जो है, अगर लॉबी वर्ड यूज करना चाहें तो वो भी बढ़ गई है। और जो माइग्रेशंस हुई हैं इराक से पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यूरोप में घुस गए, जर्मनी वगैरह में,
तो वो नेचुरली वहां से सपोर्ट आ रही है डोमेस्टिक ऑडियंस, वो एक वोट बैंक बन गए हैं इन देशों में। तो एक तरह से अब क्योंकि वोट बैंक है, इसलिए उनके जो नेता होंगे, चाहे फ्रांस के मैक्रॉन हो या शोल्स हो, उनको अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी को देखना पड़ेगा। तो इसलिए वो जो इजराइल की जो ब्लाइंड सपोर्ट पहले होती थी ना, वो हम देख रहे हैं आज लास्ट कुछ महीनों में वो थोड़ी सी बिखरती हुई नजर आ रही है। तो उतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और उसका ही हम उदाहरण ये देख रहे हैं जो मैक्रॉन कह रहे हैं उनको भी कि हम जो है हथियार हिजबुल्लाह तक के, बिकॉज फ्रांस के लिए जो लेबनान है वो अभी भी जैसे कॉमनवेल्थ कंट्रीज में ब्रिटेन देखता है, वो क्योंकि एक फ्रेंच कॉलोनी थी पहले, अभी तक भी उनको लगता है कि भी वी हैव सम प्रॉपर्टी ओवर लेबनान। तो वो एक पुराना कॉलोनियल हैंगओवर फ्रांस वगैरह कंट्रीज में है। तो मुझे लेकिन लग रहा है कि वो जो पहले वाली बात जो थी कि सब पूरा वेस्ट एक तरह से G7 जुड़ के जो है एक ही स्वर में बोलेंगे, वो अब नहीं हो रहा, हमें वो दिख रही है। और इजराइल को इस बात का पता है, वो भी फैक्टर एक आया है जिसकी वजह से जो हम देख रहे हैं कि इजराइल का बिहेवियर थोड़ा चेंज होता नजर आ रहा है। मेरा सवाल इस बात को लेकर ये है कि अभी जब मैं पढ़ रहा हूं तो कुछ जो राइट विंग इजराइल के पॉलिटिशियंस हैं, उनका ये कहना है कि भाई हमने बातें तो बड़ी बड़ी की, हमने तो कुछ किया नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ एग्जैक्टिंग अ रियल प्राइस, द इजरायली गवर्नमेंट इज वंस अगेन कंटेंट विद शोमैनशिप एंड पब्लिक रिलेशन। तो क्या दबाव आगे बढ़ेगा? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका का चुनाव हो जाएगा, उसके बाद फिर हमले की आशंका बढ़ जाती है। देखिए आशुतोष, 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो ये बड़ा क्लियर है कि प्रेशर बढ़ रहा है जो राइट विंग अल्ट्रा राइट से। अब नेतन्याहू को मैं अल्ट्रा राइट ही कहूंगा, लेकिन उससे भी ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं उनकी नेतन्याहू की कैबिनेट में। तो वहां से तो प्रेशर बढ़ेगा कि भाई आपने बड़ी बड़ी बातें की, तो आपने डिलीवर एंड में क्या किया? जो वॉर गोल्स थे कि भाई आप ईरान की कमर तोड़ दोगे, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को आप पूरी तरह से तहस नहस कर दोगे, तो वो तो एक ये नॉन प्लान बनानी थी ग्रेटर इजराइल की, वो तो कुछ हुई नहीं। होस्टेजेस भी वापस नहीं आए। तो एक तरह से ये एक फेलियर की तरह से प्रोजेक्ट किया जाएगा जो अपोनेंट्स हैं नेतन्याहू के, और इसलिए दबाव तो इंटरनली पड़ेगा। वो बात सही है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि एट द एंड ऑफ द डे कोई बहुत बड़ा गेन होगा नेतन्याहू को। अब बात आती है दूसरी कि बाहर के देश क्या करेंगे यूएस इलेक्शन के बाद। फिर से वो बहुत बड़ी अटकलें हैं इसके ऊपर, मतलब इट्स टू प्रीमेच्योर। अगर ट्रम्प आ जाता है तब तो क्योंकि बहुत ज्यादा क्लोज है इजराइल से, तो सपोर्ट, आई डोंट थिंक ट्रम्प को भी इंटरेस्ट है कोई भी ऐसी स्थिति में जिससे इंटरनेशनल मार्केट्स डिस्टेबलाइज हो जाएं और अमेरिका को धक्का लगे। और अगर कमला हैरिस आती है तो कमला हैरिस का जो नेचुरल इंक्लिनेशन है वो ज्यादा मुझे लगता है कि पैलेस्टीनियंस के प्रो है, क्योंकि जो पीछे कॉन्स्टिट्यूएंसी उनको बैक कर रही है वो काफी हद तक प्रो पैलेस्टीनियन है। तो इसलिए अब वो चुनाव पे डिपेंड करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो है ये कहने की बात है कि उसके लिए इंतजार हो रहा है कि जब अमेरिकन इलेक्शन हो जाएगी तो कुछ बड़ी बात होगी। तो मुझे नहीं लगता है कि इस बात में ज्यादा दम है। अतुल जी, एक सवाल यहाँ पे भी कि हिजबुल्लाह के 2 टॉप लीडर्स जो उनके नसरल्ला और अब जो जिस बात को इजराइल ने कंफर्म किया है कि उनके नंबर 2 सफीदीन, दोनों का कत्ल हो चुका है, तो क्या हिजबुल्लाह कमजोर पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है? एक रिवाइव कमजोर हुआ जब ये असैसिनेशंस होगी, लेकिन रिवाइवल की स्थिति में अभी चल रहा है। क्योंकि उसका प्रमाण हम कैसे देखते हैं, जो इजराइल का अटैक हुआ है लेबनान पे, यूसी वो कोई बहुत सफल अटैक नहीं हुआ, उसको रेजिस्टेंस मिली है हिजबुल्लाह से। अगर हिजबुल्लाह बिल्कुल अलग थलग हो गया होता तो दे वुड हैव स्टीम रोल्ड अक्रॉस जो लिटानी रिवर तक पहुंचना था, जो उनका गेम था पुराना, वो नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ से रेजिस्टेंस मिली है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हिजबुल्लाह को जो मैंने भी देखा नजदीक से, कि वो एक बहुत ही मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन रही है कि प्लान बी लेके अगर ये होगा तो फिर कौन होगा, लीडरशिप कौन लेगा, ये पहले से इन्होंने बहुत तैयारी की है इसके ऊपर। वो विदाउट टेकिंग एनी वैल्यू जजमेंट कि कौन सही है कोई गलत है, एज ए ऑब्जेक्टिव एनालिस्ट मैं ये कह सकता हूँ कि हिजबुल्लाह इज अ वेरी सॉलिड ऑर्गेनाइजेशन और बहुत थिंक थ्रू किया उन्होंने स्थिति में। दूसरी बात ये कहना कि हिजबुल्लाह अलग है और बाकी लेबनान की पॉपुलेशन अलग है, लेबनान में रिवोल्ट हो जाएगा, नो, शियाज आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी और फ्रंट एंड ऑफ द सोसाइटी है। तो और
एक तरह से पॉपुलैरिटी मैंने हसन नसरल्ला की देखी थी 2006 में, जब मैं कवर करने गया था वहाँ पर इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह की जो वॉर हुई थी। तो मतलब कल्ट फॉलोइंग जिसको कहते हैं ना, हसन नसरल्ला की वैसी फॉलोइंग थी। मुझे लगता है इजराइल ने हसन नसरल्ला को मार के, और उसके पहले जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने कासिम सुलेमानी को मारा था, ये बड़े आइकॉन्स थे इन जगहों के, और बहुत जबरदस्त फॉलोइंग रही है। तो मुझे लगता है रीग्रुप रिवाइवल ऑलरेडी हिजबुल्लाह शो कर रहा है। वो अभी अब्जॉर्ब कर लिया है वो शौक, पूरी तरह से ना भी सही, लेकिन एक तरह से काम रुका नहीं है, दोबारा से वो फाइटिंग मोड में है। और अभी भी उसके पास, हिजबुल्लाह के पास इतना पोटेंशियल है कि हाइफा में मिसाइल्स दाग सके, ड्रोन अटैक्स कर सके। इतने दिन हो गए हैं लेकिन वो हो रहा है काम। तो बल्कि मुझे तो लगता है कि इन कंपैरिजन टू यंगर जनरेशन, यंगर लॉट है हिजबुल्लाह का, हसन नसरल्लाह वाज अ मॉडरेट इन कंपैरिजन। तो अच्छा, आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर ये फिर से और तेज अटैक हो हिजबुल्लाह की तरफ से, और अगर ये देखिए, ये मैन्युफैक्चर कहाँ होते हैं हिजबुल्लाह का सामान वगैरह जो उनको मिलता है, वो लेबनान में यूजुअली नहीं होता, वो सीरिया में हो रहा है। आप देख रहे हैं सीरिया में अटैक्स हो रहे हैं पर्टिकुलर एरियाज में। एसेंशियली माय रीडिंग इज कि ये अटैक्स हो रहे हैं जो हथियार बनाने की फैक्ट्रीज थी, जो हिजबुल्लाह को सप्लाई लाइंस आती थी बशार अल असद की गवर्नमेंट से, उनके ऊपर हो रहे हैं। तो लेकिन अगर वो बेसिकली इंटैक्ट है सप्लाई लाइंस जो यहाँ से आनी है, अभी बेरूट एयरपोर्ट तो बंद है, लेकिन बहुत इंजीनियस तरीके से ईरान से सपोर्ट जाती है स्मगलिंग के थ्रू द सी रूट। बहुत तरीके हैं इनको पहुंचाने के। तो अगर ये दोनों पाइपलाइंस जो हिजबुल्लाह की इंटैक्ट है, तो मुझे नहीं लगता कि वो जो सेकंड ऑब्जेक्टिव था इजराइल का कि हिजबुल्लाह को हम पूरी तरह से स्मैश करेंगे, वो ही पूरा हो रहा है। तो इसीलिए जो इजराइल के ऊपर उसको बहुत प्रेशर है इंटरनली भी, और अपनी जो लिमिट्स हैं वो सामने नजर आ रही हैं कि भाई आप बोल तो बहुत रहे हैं, लेकिन हकीकत में आपके पास उतनी ताकत नहीं है जितनी हाइप है। हाँ, मोसाद बहुत एक तेज ऑर्गेनाइजेशन है, और उन्होंने दिखा दिया जिस तरह से उनके पास इंटेलिजेंस थी, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स की असैसिनेशन जिस तरह से की, इंटेलिजेंस के अगर माध्यम से देखें, उसकी फ्रेमवर्क में देखें, तो वो बहुत ही मतलब एक्सेप्शनल आप कह सकते हैं। लेकिन फाइटिंग एबिलिटी जो हम देख रहे हैं, एयर स्ट्राइक्स कर सकते हैं, लेकिन टेरिटरी होल्ड करना, टैंक्स को ले जाना, ट्रूप्स ग्राउंड इन्वेजन्स करना, मुझे नहीं लगता कि इजराइल की एक खासियत है। और एज इट इज जो है, ये टेक्नोलॉजी पे बहुत डिपेंड करते हैं, अपने मैन पावर इतनी नहीं है कि जिसको आप डाल सकें। तो पिछली बार जब हमने आपसे बात की थी, उसके बाद एक और डेवलपमेंट हुआ है कि जो हमास की जो नंबर 2 लीडर थे, जो सिनवार, उनका भी कत्ल हुआ। तो हमास की स्थिति आज की, आपने कहा हिजबुल्लाह में बहुत रेजिलियंस है और वो ज्यादा उतना डैमेज नहीं हुआ है, 2 नंबर 1 नंबर 2 के मौत के बावजूद भी। हमास की स्थिति क्या है? तकरीबन 17,000 उनके लड़ाकों का कत्ल हो चुका है या मारे जा चुके हैं। नंबर 1 नंबर 2 हानिया और सिनवर का उनका कत्ल हो चुका है। तो हमास को आप कैसे असेस करते हैं? क्या वो खत्म हो जाएगा? हमास बहुत कमजोर है कि कंपैरिजन टू हिजबुल्लाह हमास कमजोर है, क्योंकि हमास के पास जो एक वो शिया नेटवर्क की डेवलप किया था हिजबुल्लाह ईरान सीरिया में, वो हमास के साथ उतना नहीं रहा। और दूसरी बात है कि अब देखें, लेबनान की टेरिटरी बड़ी है, आपके पास रूम फॉर मैनूवर जिसको कहते हैं ना वॉरफेयर में, कि आपके पास है, आप रिट्रीट कर सकते हैं, गुरिल्ला वॉरफेयर कर सकते हैं, फिर वापस आ सकते हैं। जो हमास का जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो गाजा है, और गाजा तो बिल्कुल आपकी सैटेलाइट पिक्चर्स हर टाइम देख रही हैं, बहुत छोटा एरिया है। तो उसको तहस नहस करना आसान है इन कंपैरिजन टू हिजबुल्लाह। और ये जो असैसिनेशंस हुई है हानिया की, शिनवार की, तो मुझे लगता है कि हमास के ऊपर तो इजराइल की पकड़ हो गई है इस टाइम पे। और जो बाकी हमास के लीडर्स हैं वो कतर वगैरह में बैठे हैं, खालिद मशाल वगैरह, वो उस तरह से अंदर है ही नहीं, जमीन पे है नहीं। तो मुझे लगता है कि हमास का एक्चुअली पैलेस्टीनियन ग्रुप्स की इस वक्त स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। उधर से आप देखें तो महमूद अब्बास और वो जो फतह का विंग होता था, यासर अराफत की जो लाइन से जो आ रहा है, वो भी कोई खास नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि और टेरेन ऐसी है कि अब छिप के उस तरह से टनल्स डिस्ट्रॉय हो रही है। फिलाडेल्फी कॉरिडोर जो इजराइल जिसके ऊपर कर रहा है, उसके नीचे से वो टनल्स निकलती हैं जहाँ से सप्लाईज आती थी इजिप्ट के थ्रू, वो उस पे इजराइल ने कब्जा कर दिया। तो आई थिंक दे हैव सॉर्टेड आउट हमास, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन
रेजिस्टेंस नेटवर्क एक नए शेप में आएगा, जिसमें वो अभी हम देखेंगे कि पैलेस्टीनियंस को का नेतृत्व कौन करता है। हम पोस्ट हमास या हमास 2.0 क्या निकल के आएगी, अभी वो सामने इस वक्त कमजोर पड़ी हुई है, और मुझे नहीं लग रहा कि शॉर्ट टर्म में उसके रिवाइवल संभव है। बिल्कुल। अतुल जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अतुल से बातचीत करने के बाद कम से कम 2-3 चीजें स्पष्ट हुई। पहली बात ये स्पष्ट हुई है कि इजराइल ने जो ईरान पे हमला किया वो उतना मजबूत हमला नहीं था जितना जिस बात की बात बार बार किया करते। शायद उन्हें इस बात का डर है कि अगर बड़ा तगड़ा हमला करते तो वो जियोपॉलिटिक्स जो है इसमें रूस चाइना उनके इसमें शामिल होने का खतरा हो जाता और फिर वो बहुत बड़ी एक्सरसाइज हो जाती। उनका ये भी कहना है कि शायद अब वाइंडिंग अप प्रोसेस शुरू हो गया, यानी जो संकट था मिडिल ईस्ट के अंदर अब उसमें थोड़ी सी कमी होती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन वो ये भी मानते हैं कि हिजबुल्लाह कमजोर हुआ है, लेकिन बहुत कमजोर नहीं हुआ है, वो रिग्रुप कर रहा है। हमास बहुत कमजोर हुआ है उस लिहाज से। ये देखने वाली बात होगी कि ईरान इस हमले का कैसे जवाब देता है। जो आखिरी जानकारी अल जजीरा के माध्यम से वो ये कि ईरान ने ये कबूल किया है कि उनके 2 सैनिकों की मौत हुई है, यानी बड़े पैमाने पर कोई हमला, बड़े पैमाने पर कोई जान माल का हमला नहीं हुआ है। ऐसे में दिलचस्प होगा ये जानना और देखना कि आने वाले समय में क्या ईरान रिटेलिएट करता है या नहीं करता है। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल, आपने छुट्टी के समय में हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। थैंक यू।